चामराजपेट ईदगाह मैदान का एक और तनाज़ा शुरू हो चुका है। चामराजपेट ईदगाह मैदान की मिल्कियत को अब रेवेन्यू करार देने की कोशिश बीबीएमपी कर रहा है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए सियासी तजिया निगार और सामाजिक कारकुन अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार इस मामले में वो टीवी डिबेट्स में भी बात करते हैं। सबसे पहले तो बीबीएमपी के कमिश्नर ने कहा था कि इसकी मिल्कियत हमारी नहीं है, यानी बीबीएमपी की नहीं है और ये वक्फ की मिल्कियत है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम खाता बनाने के लिए तैयार हैं। अब जो है बीबीएमपी की तरफ से एक बयान आ रहा है कि ये रेवेन्यू का है, तो क्या चल रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें एक सियासी चालबाजी नजर आ रही है, क्योंकि इतने सालों से 150 पर 1 साल का इसके ऊपर एक विवाद रहा है। आज जब उठाकर बीबीएमपी ये कह रही है कि ये जगह हमारी नहीं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, तो ये मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी है। किस तरीके से खुशखबरी कि भाई इतने सालों से जो बीबीएमपी अपनी जगह बता रही थी, आज जब जाकर के बीबीएमपी ये बोल रही है कि ये हमारी ज़मीन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी जीत हमारी हुई। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जब बीबीएमपी खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉरपोरेशन की जगह नहीं है, लेकिन वहां पर ये खुले तौर पे ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों की जगह है। उसमें यह कहा गया कि कॉरपोरेशन की ज़मीन नहीं है और कॉरपोरेशन को यहाँ पर इंटरफियर नहीं करने के लिए कहा गया है, और कॉरपोरेशन को यहाँ कोई भी परमिशन देना लेना, इस जगह से कॉरपोरेशन का कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट वेरी क्लियरली 1964 के जजमेंट में बताई है। आज जब बीबीएमपी इसको हमारी जगह नहीं करके कह रही है, तो ये मुसलमानों की जगह हुई। ये एक एक्चुअली खुशामदीद या खुशी की बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मिल्कियत को मुसलमानों की करार दिया, यानी कि वक्फ बोर्ड की करार दिया? नहीं, देखिए, उस वक्त पर कर्नाटका वक्फ बोर्ड नहीं था, उस वक्त पर मैसूर का वक्फ बोर्ड था। 1965 में कर्नाटका का वक्फ बोर्ड फॉर्म हुआ, तो जिस जगह पर ये मैसूर का वक्फ बोर्ड था, तो उसी टाइम पर 1965 में इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया था। तो 1965 के गेजेट नोटिफिकेशन में जब ये प्रॉपर्टी आ गई, तो ये गेजेट प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी है। वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन पूछा जा रहा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उतने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने शेयर किए थे, लेकिन एक चालबाजी का माइंडसेट रखकर जिस तरीके से जॉइंट कमिश्नर बीबीएमपी ने ये काम किया है, उस जगह पर मैं भी था। 3 दिन का पहले टाइम दिए थे, पहले 1 हफ्ते का टाइम दिए थे। वो तो मानने के लिए तैयार नहीं था, पूरी बात तो वो सुनते थे और आखिर में वही जजमेंट लिखते थे। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, इसको अगर किसी भी कोर्ट में आप ट्राई करें, जिस जगह पर एक डिस्प्यूट होता है, आपके और मेरे बीच में अगर डिस्प्यूट है, तो मैं इस केस का जज नहीं बन सकता। जब कॉरपोरेशन के ऊपर डिस्प्यूट है, मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों और कॉरपोरेशन को जब डिस्प्यूट है, तो कॉरपोरेशन अपनी कोर्ट में इसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं ले सकता। इनको रिक्यूज करना चाहिए, इसको पीछे हटना चाहिए था। लेकिन कॉरपोरेशन आज इसको, जब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी बता रही है, ये सरासर गलत है, ये सरासर जुल्म है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट अगर कह रहा है कि ये बीबीएमपी की प्रॉपर्टी नहीं है, तो बीबीएमपी का कोई हक नहीं बनता कि वो रेवेन्यू की प्रॉपर्टी करार दें। ये आपका कहने का मतलब है। एक वजह ये भी हो सकती है कि वहां के जो एमएलए हैं जबीर अहमद खान साहब, कहीं ना कहीं एक सियासी पैंतरा भी देखने को मिल रहा है कि क्या उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए आने वाले इंतखाबात के मद्देनजर रखते हुए भी गैर जरूरी तौर पर इसे छेड़ा जा रहा है। हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हर जगह पर अब देखिए कहीं ना कहीं से उनको निशाना बनाया जा रहा है। भले वो ईडी हो, आईटी हो, नाम के लिए कद उनका उतना बड़ा नहीं है, वो तो सिर्फ एक अपोजिशन के एक एमएलए हैं, कोई अपोजिशन लीडर भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनको टारगेट बनाया जा रहा है, इससे सीधा सीधी साबित है कहीं ना कहीं इसको मुसलमान एमएलए होने के नाते इनको टारगेट बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये लोग मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, या हिंदू मुस्लिम का कोई एक आर्ग्यूमेंट छेड़कर बीबीएमपी के इलेक्शंस में फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये एक चालबाजी है, बिल्कुल एक चालबाजी है। एक चीज़ ये बताएं अब्दुल साहब, आप सारे पेपर्स इसके पढ़े हैं, केस को आपने बारीकी से स्टडी किए हैं। ये अब हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी की मिल्कियत किसके पास है और कैसे ये वक्फ बोर्ड के पास आई। उससे पहले महाराजा ने किस पर्पस के लिए दिया था, कितनी जमीन है, इसकी तफसीलात, हालांकि जबीर अहमद खान ने काफी तफसीलात दिए हैं। आपकी स्टडीज में क्या आया? देखिए, कई सदियों पहले से ये जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। लास्ट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट में मेंशन हुआ है कि 1857 में इस देश की पहली आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी। उससे पहले जब प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उस जमाने से भी यहाँ पर एक कब्रिस्तान था, यहाँ पर ईदगाह था, साल में 2 बार नमाज होती थी।
इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में जाहिर किया है कि 1831 से यहां पर कब्रिस्तान था, 1871 से नमाज पढ़ने को हमने देखा है। इसके विटनेसेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था तो नाम के साथ विटनेसेस इस बात का विटनेस दिए हैं। एक बात देखिए, 1800 से इधर सब कुछ है। 1892 में चामराजेंद्र वडेयर इस इलाके को आते हैं एक सर्जन को मिलने के लिए। तो 1892 में ये लेआउट का नाम चामराजेंद्र पेटे है। आज भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट उठाएंगे तो चामराजपेट नहीं मिलेगा आपको, चामराजेंद्र पेटे मिलेगा। तो वडेयर के नाम से इसको चामराजेंद्र पेटे नाम रखा गया। तो वहीं से ये छोटा होते होते चामराजपेट बोल के बोलने लगे। हिंदू साइड जो आज क्लेम कर रही है कि ये जगह कॉरपोरेशन की है, कॉरपोरेशन आज क्लेम कर रही है कि ये जगह हमारी नहीं है, ये मिल्कियत रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंदाया इलाके की है। हम लोगों का पहले दिन से एक ही कहना है कि ये मुसलमानों की जमीन थी, मुसलमानों की जमीन है और मुसलमानों की जमीन ही रहेगी। इसका स्टेटस किसी के बस की बात नहीं है, कोई भी इसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकता। देखिए, लेकिन ये बताएं कि 10 एकड़ बताया जाएगा, 10 एकड़ लैंड पूरा कब्रिस्तान था, उसमें जो महाराजा थे उन्होंने 8 एकड़ को रिप्लेस किया, ये क्या मामला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है उसके अंदर ये भी वेरी क्लियर है, इट इज ट्रू दैट अ सेपरेट लैंड हैज बीन अलॉटेड। मतलब आप लोगों को एक बदल की जमीन दी गई है कब्रिस्तान के लिए, जो बस्ती के बाहर दी गई। लफ्ज बस्ती का इस्तेमाल है, इंग्लिश में वर्डिक्ट है, लेकिन बस्ती के बाहर जो मैसूर रोड का कब्रिस्तान और ईदगाह है वो जगह के बारे में इसमें मेंशन है। लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, इट डज नॉट मीन दैट द इंटायर लैंड हैज बीन रिप्लेस्ड। इसका मतलब यह है कि 8 एकड़ के बदले में आपको जगह दी गई और ये जो 2 एकड़ है वो आप ही की है। ये सिंपल देखो, 2 इसके अंदर लिटिगेंट्स हैं, जगह एक है, एक बीबीएमपी थी, एक मुसलमान थे। रुकनुल मुल्क एसअब्दुल वाजिद साहब ने मरहूम उस जगह पर जाकर उसको फाइट किए थे कि कॉरपोरेशन इस जगह पर एक स्कूल बनना चाह रही है, कंस्ट्रक्शन करना चाह रही है। तो हम मुसलमानों ने उस वक्त पर कॉरपोरेशन को रोका था। कॉरपोरेशन गई मुंसिफ कोर्ट, उसके बाद में गई हाई कोर्ट, उसके बाद में बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट, उसके बाद में मैसूर की हाई कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट। तो इतने सारे कोर्ट्स घूमने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वेरी क्लियर स्टेटमेंट दिया कि ये आपकी मिल्कियत नहीं है, आप इधर कदम नहीं रख सकते, आप इसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते। तो आज जाकर कॉरपोरेशन की एक चालबाजी है कि देर सवेर कहीं ना कहीं कोई अगर एक इजाजत भी देनी हो किसी भी चीज के लिए उधर, तो कॉरपोरेशन अगर देती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से खामखा इस जगह को रेवेन्यू लैंड बताकर, कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर उठाकर किसी को कोई प्रोग्राम करने के लिए परमिशन देने के लिए एक चालबाजी की नीयत से ये रेवेन्यू लैंड बोल के बताना भी एक चालबाजी मेरी नजर में नजर आ रहा है। अब ताज़ा सूरत हाल देखें रज़ाक साहब, जो हिंदू तंजीमें हैं जो इस ताल्लुक से वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, उनका पहले तो कहना था कि वो तिरंगा लहराना चाहते हैं और कन्नड़ा राज्योत्सव के दिन जो है वो फ्लैग होस्ट करना चाहते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि गणपति का फेस्टिवल वहाँ मनना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनल एंगल इसमें आ चुका है और साथ ही साथ उनके जो बयानात हैं वो कानून के खिलाफ वर्जी हो रही है। उनका कहना है कि वो ईदगाह मैदान को, ईदगाह को गिरा देंगे। इस पर कार्रवाई क्या हो रही है, क्या स्टेटस है? देखिए, हुकूमत आज उनकी है, शरपसंदों की वो मदद करते हैं। चीफ मिनिस्टर जाते हैं एक के घर, लेकिन एक और कौम के 2 लोग मरे हुए होते हैं उनके घर नहीं जाते। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ी चालबाजी है। ये जो हिंदू तंजीमें हैं ये निकम्मे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। मैं तो सरकार से कहता हूँ कि इनको कोई काम दे दे। ये लोग जाते हैं आरटीआई डालते हैं, खामखा की एक ऐसा विवाद छेड़ करके रख देते हैं जिससे यहाँ पर एक हिंदू मुसलमान का माहौल क्रिएट हो, जिसका फायदा सीधा सीधी चुनाव में बीबीएमपी इलेक्शंस आने वाले हैं, असेंबली के लिए भी सिर्फ 8 महीने हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक सेंट्रिक इशू बनाकर उछालने के लिए ये काम किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि सरकार इसको सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर जो भी ईदगाह शहीद करने की बात कर रहा है उस कुत्ते को अरेस्ट करना चाहिए सबसे पहले सरकार को। कोई भी खड़ कर सेक्शन 153A का वायलेशन है, वो 153A के तहत उसको अरेस्ट कर सकते हैं, सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर के कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये जगह हमारी ही है, बस इसके ऊपर एक राजनीति चल रही है। हुकूमत यहां पर कोई भी किसी और चीज के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर है
उसके तहत आपको स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को अपहोल्ड किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जगह पर जो नेशनल फेस्टिवल्स देखिए, ये लोग तो भगोड़े थे, ये लोग हमारी फ्रीडम मूवमेंट से भाग गए थे। इन लोगों का कोई किरदार नहीं था फ्रीडम लाने के लिए इस देश को। मैं तो कह रहा हूं कि आरएसएस, ये जो तंजीमें आज लड़ रहे हैं, उधर खड़ के जो बेकार के तमाशे वाली बात कर रहे हैं कि ईदगाह शहीद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भगोड़े गांधी जी की बात को ठुकरा कर भाग गए थे। इस देश की आजादी में सब में ज्यादा किरदार मुसलमानों का है। तो आज 75 साल जब हम लोग मना रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा ये जो जश्न है, ये जो एक जश्न जो मनाना है, ये मुसलमानों को मनाना है। ये हमारी ईद है, ये मुसलमानों की जीत है। ये जो आजादी इस देश को मिली, ये मुसलमानों का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। ये लोग तो भाग गए थे भगोड़े, ये लोग तो 50 पर 1 साल तक इनके ऑफिसर्स पर तिरंगा नहीं लहराए थे। आज हमें आकर के पाठ पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीयत का, मतलब नेशनलिज्म का पाठ हमें पढ़ाने चल रहे हैं। लोग भी तो थे आजादी में। सबसे ज्यादा हिस्सा हमारा था, तारीख उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा हिस्सा था। छोटी छोटी चीजों का गौर कीजिए, कोई भी पिक्चर के अंदर, फिल्म के अंदर आप देखिए, ये आजादी की चीजें जिसमें दिखाता है, हर हमेशा आपको दाढ़ी वाले, टोपी वाले नजर आएंगे। हमारे लोगों की तादाद ज्यादा थी, हम लोग मौत की फिक्र नहीं करते, तो हम लोगों ने आगे बढ़कर अपनी जान को पेश किया है। मीरठ से लेकर कोलकाता तक हर झाड़ के ऊपर उलमा इकराम के लाशें लगी हुई थी, फांसी दी गई थी। उस वक्त पर कोई ब्रिटिश के खिलाफ काम करता तो सीधा सीधी उसको फांसी दी जाती थी। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा किरदार मुसलमानों का है। हाँ, अलबत्ता हर कौम का है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुसलमानों का, लेकिन सब में ज्यादा किरदार हमारा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये सब बातें अलग, जब आप ईदगाह, सरखाजी ईदगाह, आज जिसको चामराजपेट ईदगाह हम लोग भी बुलाते हैं, इस ईदगाह को लेकर मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि इस जगह पर, इस जगह के कैरेक्टर को किसी के हाथ से चेंज करने नहीं होता। 15 अगस्त को हम लोग खुद उधर तिरंगा लहराएंगे, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम लोग खुशी खुशी वहां पर 15 अगस्त 75th ईयर हम लोग मनाएंगे। क्यों वहां पे तिरंगा लहराए? इससे पहले तो नहीं लहराया जाता था। देखिए, ये अब करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग हमको देशद्रोही बताते हैं, जिहादी बताते हैं। और हर बार तो आपने देखा कि हमारे मदारिस में, दारुल देवबंद में हर साल तिरंगे का लहराना एक रिवाज है, एक मामूल है जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हर ग्राउंड पर, हर जगह पर तो हम लोग नहीं करते थे। इस साल करना जरूरी इसलिए है क्योंकि शक की उंगलियां हमारे ऊपर ना उठे। वहां पर देखिए, बहुत सारे मुसलमान बसते हैं आसपास में। लोगों का यह कहना है कि जब नेशनलिज्म की बात आती है तो मुसलमान पीछे रह जाता है, क्योंकि हम लोग वंदे मातरम नहीं बोलते और बोलेंगे भी नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन जब नेशनलिज्म की बात आती है तो एक, चलिए इस साल क्यों मना रहे हैं, इस बात का जवाब इस तरीके से भी होगा, 75 साल है इसके लिए मना रहे हैं, यूं समझ लीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि इस साल मनाना जरूरी इसलिए हो गया क्योंकि शक की उंगलियां हमारे ऊपर ना उठे। अब अगली कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि रेवेन्यू के ऊपर जो है बीबीएमपी ने डाल दिया है, कुछ रेटिंग में भी दे दिया है, तो कानूनी कार्रवाई किस तरह से होगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है। अब अगला स्टेप क्या होगा मुस्लिम तंजीमों की तरफ से या फिर सीएमए की तरफ से? देखिए, वेट एंड वॉच पॉलिसी होगी। पहले देखना यह होगा कि ये शरपसंद लोग क्या करेंगे। अगर कोई चीज हमारे दायरे के या हमारी इसके खिलाफ अगर होती है तो तब जाकर के कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तब तक हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी। हम लोग कोई सियासी हो या जुडिशियल हो, कोई भी एक स्टेप हम लोग फॉरवर्ड नहीं लेंगे। सिर्फ एक चीज है, ये जो 15 अगस्त, ये जो 26 फरवरी है, ये चीज हम मनाएंगे। और 1 नवंबर राज्योत्सव जो है, ये 3 चीजें हम करेंगे। स्टेट फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स हम लोग करेंगे। अलावा इसके दूसरी कोई चीज के लिए उधर गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उधर का जो माहौल है, जो पीस का माहौल है, उसको बरकरार रखना, अमन सुकून का बरकरार रखना, ये जिम्मेदारी तो हर एक की है, हमारी भी है। तो इसके ऊपर हमारे तरफ से कोई पहल नहीं होगा। अगर ये इलाका जो अब है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अगर ये कोई छेड़छाड़ करता है, अगर ये लोग कोई सर्वे करना हो या उस जगह का कैरेक्टर चेंज करने की बात अगर कोई एक लीडर करता हो, तो तब जाकर के हम लोग इस पर बिल्कुल कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लेंगे। लेकिन तब तक हम लोग वेट एंड वॉच पॉलिसी इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल रज़ाक साहब। अब्दुल रज़ाक साहब का साफ कहना है कि ये एक सियासी पहलू है, सियासी गरज से जो है इस तरह की इश्यूज को उठाया जा रहा है, क्योंकि चामराजपेट के जो एमएलए हैं वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और आने वाले दिनों में जो है इंतखाबात भी हैं। इंतखाबात के चलते जो है इस तरह के
मामला को उठाया जा रहा है और साथ ही साथ इनका कहना है कि बीबीएमपी लगातार इस केस को हारता रहा है और मुस्लिम तंजीमें जो भी इसके केस के दावेदार थे वो जीते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी बीबीएमपी की नहीं है और बीबीएमपी कल तक बोलता रहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और बीबीएमपी ने अभी जो है ताज़ा मामला कि इसे रेवेन्यू करार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सियासी चाल भी हो सकती है। अब देखना होगा कि किस तरह से सीएमए या वक्फ बोर्ड इसे रिएक्ट करता है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने भी क्लियर किया है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसमें बीबीएमपी का कोई हक नहीं बनता कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को किसी और की करार दे सके। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस पहलू पे बात होगी, क्योंकि 15 अगस्त को जो है इस जगह पे ईदगाह मैदान के अहाते में जो है फ्लैग होस्ट करने का, परचम लहराने का फैसला जो है ज़मीर अहमद खान ने भी ऐलान किया है। वहाँ के मुकामी जो मुसलमान हैं वो इस बात पे तैयार हैं, क्योंकि मुसलमानों ने कुर्बानी देकर जो है इस मुल्क को आज़ाद कराया है और तिरंगा लहराने में किसी तरह की हिचक जो है मुसलमानों में नहीं है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इस पर कानूनी कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।